हेलो बच्चों, हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। इसमें सबसे पहला है एटॉमिक मास यूनिट। देखो, मान लो कि हमारे पास ये कार्बन का एटम है। हमने क्या किया, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर इन इक्वल पार्ट्स में से हमने एक पार्ट को हटा लिया, एक पार्ट को हटा लिया। ठीक है, तो ये एक पार्ट जो हमने हटाया, इसे हम कहेंगे ये 1/12 पार्ट है ऑफ कार्बन एटम। 1/12 पार्ट है कार्बन एटम का। इसी 1/12 पार्ट को हमने एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU बोला। इसे हम सिर्फ U भी लिखते हैं, यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम जो है, इसे आप 1 यूनिट या फिर 1U लिख सकते हो। इसे यूज करते हैं हम दूसरे एटम्स के मासेस फाइंड करने के लिए। तो एटॉमिक मासेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द मास यूनिट, इट इज द मास यूनिट विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 of the mass of carbon 12 atom. It is a mass unit which is exactly equal to 1/12 of the mass of carbon 12 atom. अब इस 1/12 पार्ट से किसी भी एटम का मास कितना ज़्यादा है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास is the mass of an atom as compared to 1/12 part of carbon 12 atom. ठीक है, atomic mass is the mass of an atom as compared to 1/12 of the mass of carbon 12 atom. नेक्स्ट है एटम किसे कहेंगे। अच्छा, एटम पे आने से पहले हम कुछ एटॉमिक मासेस देख लेते हैं। जैसे आप ये सोचो कि हाइड्रोजन एटम है और उसको हमने इससे कंपेयर किया, तो हाइड्रोजन एटम जो था वो इसके इक्वल आया। तो इसके मास को हमने कहा कि हाइड्रोजन एटम का मास 1 यूनिट होता है। ऐसे ही दूसरा एटम ले लिया हमने, कार्बन ले लिया। ठीक है, तो कार्बन अपने 1/12 पार्ट से कितना ज़्यादा होगा, तो ऐसे ऐसे 12 पार्ट्स जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो वो कार्बन एटम के इक्वल होगा, यानी कि कार्बन एटम का मास 12 यूनिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अगर हम मास देखें तो 14 यूनिट होता है। इसका मीनिंग ये है कि ऐसे ऐसे 14 यूनिट्स कंबाइन होंगे तो नाइट्रोजन के एक एटम के मास के इक्वल होंगे। तो नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14 यूनिट। ऐसे ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट होता है। तो इसका मीनिंग ये है कि ऑक्सीजन का एक एटम ऐसे 16 पार्ट्स के इक्वल है। तो इसी तरीके से दूसरे एटम्स के मासेस भी कैलकुलेट किए गए और इन सबको हम एटॉमिक मास कहेंगे। नेक्स्ट हम सोचते हैं एटम्स होते क्या हैं। देखो, एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, एटम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। कुछ एटम्स हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। ये ऐसे एटम्स हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि 2 एटम्स या 3 एटम्स आपस में कंबाइन होकर एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेंगे हमें। तो इन सबको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। इनर्ट या नोबल गैसेस कहने की वजह क्या होती है कि ये किसी के साथ ईजिली कंबाइन नहीं होते, केमिकली इनर्ट होते हैं या अनरिएक्टिव होते हैं। तो इस वजह से इनर्ट गैसेस हैं, ये इसी फॉर्म में सिंगल एटम के फॉर्म में पाए जाएंगे एटमॉस्फेयर में। इसके बाद जब ये कंबाइन होने लगते हैं, यानी ये नहीं, दूसरे एटम्स जब कंबाइन होंगे तो वो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल को। तो मॉलिक्यूल को हम डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल 2 तरह के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन atoms of the same element combine chemically. Molecule of compound is formed when atoms of different elements combine chemically. एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो आप, जैसे O2 है, H2 है, N2 है, Br2 है, Cl2 है। ये सभी डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहे जाएंगे क्योंकि ये 2 एटम से बने हुए हैं। ऐसे ही O3 है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, इसे हम कहेंगे ये एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऐसे ही P4 फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल होता है,
इसको कहेंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। S8 को कहेंगे कि ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें 8 एटम्स हैं, यानी बहुत सारे एटम्स हैं जो मिलकर सल्फर के एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड पे। इस पे मैंने आपको बताया कि ये कब फॉर्म होते हैं, जब अलग अलग एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल अगर आप लिखना चाहो तो CO2 लिखते हैं, ठीक है। इसमें एटम्स कितने हैं, एक एटम कार्बन का है और 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल टोटल 3 एटम से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही H2O का मॉलिक्यूल भी 3 एटम से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। ऐसे ही अगर हम सोचें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ये होता है C6H12O6, इसमें आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो तो ये 24 आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो 24 एटम्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी हम कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को फॉर्म करने वाले टोटल एटम्स कितने हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ये सभी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि 2 एटम से मिलकर बने हैं, तो इनकी एटॉमिसिटी सबकी 2 होगी। इसी तरह से ओजोन है, ओजोन की एटॉमिसिटी 3 होगी। फॉस्फोरस में 4 एटम्स हैं, तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 हो जाएगी। सल्फर के 8 एटम्स हैं जो एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी 8 होगी। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 3 होगी, वाटर मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 3 होगी और ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 24 होगी। इस तरीके से आप एटॉमिसिटी फाइंड कर सकते हैं।